हेलो फ्रेंड्स, आज हम दृष्टि करंट अफेयर्स के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। इसके पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य और उत्तर प्रदेश परिदृश्य देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहला कौन सा है? भारत और जापान। 20-21 मार्च के मध्य जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। किशिदा की यह भारत यात्रा अनौपचारिक थी और यह भारत जापान के मध्य वर्ष 2006 से आयोजित किए जा रहे वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का भाग नहीं था। ज्ञातव्य है कि 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, भारत जहां G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वहीं जापान जो है वो G7 का अध्यक्ष है। G20 शिखर सम्मेलन कब होने हैं? 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में, जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2023 कब होना है? 19 से 21 मई हिरोशिमा जापान में जो है आयोजित होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। भारत जापान पर्यटन वर्ष। अब देखते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया। 8 से 11 मार्च के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, क्या नाम है? एंथोनी अल्बनीज ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की और यह एंथोनी अल्बनीज की प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा थी। एक बात और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि 8 मार्च 2023 को होली के दिन अल्बनीज अपनी भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे थे। 9 मार्च 2023 को श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के दौरान उपस्थित थे। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो किन देशों के बीच खेला गया, तो अब आप बता सकते हो कि ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में खेला गया है। इसके अतिरिक्त जैसे अल्बनीज जो हैं वो कहाँ पर उपस्थित थे, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उपस्थित थे। इसी में आगे देखते हैं। 9 मार्च 2023 को ही अल्बनीज ने मुंबई का दौरा किया और 10 मार्च को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य कुल 4 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया था। वो चारों दस्तावेज कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। हालांकि दस्तावेज पूछने के चांसेस कम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। पहला है ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, दूसरा है खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, तीसरा है नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के मध्य आशय पत्र, और चौथा है 2 कार्यबलों यथा सोलर टास्क फोर्स और बी है हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के नवाचार पारितंत्रों को एक साथ लाने के उद्देश्य से भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती, भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार एवं प्रौद्योगिकी चुनौती की घोषणा की गई है। एक पॉइंट इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय, देख लीजिए, 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम आरंभ हुआ था। 2 मार्च 2023 को योग्यताओं को पारस्परिक मान्यता देने हेतु भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक ढांचागत तंत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिकिन विश्वविद्यालय, यह भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है और यह कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। और यह कहाँ पर अपनी शाखा खोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं।
गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। और यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। इसका एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कि इसकी स्थापना हेतु मंजूरी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2022 में IFSCA ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन विनियम 2022 को अधिसूचित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया से संबंधित अभी भी कुछ तथ्य हैं। 29 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू हुआ। ध्यातव्य है कि भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 2 अप्रैल 2022 को। इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2022 के दौरान 2 व्यापार समझौते को प्रभावी बनाने का अद्वितीय गौरव हासिल किया। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ इसमें और देख लीजिए कि उल्लेखनीय है कि भारत ऑस्ट्रेलिया जो है ECTA से पूर्व 1 मई 2022 को भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। यह 1 दशक से भी अधिक की अवधि के बाद किसी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भारत ने 2011 में जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हस्ताक्षरित किया था और ECTA के लागू होने से सभी टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क के साथ भारतीय वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार तक पहुंच मिलेगी। इसमें देख लेते हैं, मूल्य के संदर्भ में 90% ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और ECTA के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को 4 वर्ष तक की अवधि की पढ़ाई उपरांत कार्य वीजा उपलब्ध कराएगा। 4 वर्ष की अवधि की पढ़ाई के बाद इससे ऑस्ट्रेलिया के अध्ययनरत 1 लाख से अधिक भारतीय छात्र लाभ प्राप्त करेंगे। कितने? 1 लाख से अधिक। इस समझौता के परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में दोहरा कराधान भी समाप्त हो जाएगा। ये सब पॉइंट्स आप जान लीजिए क्योंकि मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट के रूप में दे तो भले दे, अन्यथा इतने सारे पॉइंट्स तो नहीं देगा कम से कम। एक पॉइंट इसका अच्छा है, देख लीजिए। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू कराधान कानून में संशोधन के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों की ऑफशोर आय के कराधान को बंद करने पर सहमत हो गया है। तो इसमें बस होली याद रखिएगा, कहाँ किस दिन आए थे? होली वाले दिन आए थे और नरेंद्र मोदी स्टेडियम था और जो मैच हुआ था। ये सब इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत भूटान। 3 से 5 अप्रैल के मध्य भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न किए। उल्लेखनीय है कि भारत भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु सहमत हो गया है। भूटान में भारत के सहयोग से मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता कितनी थी? 720 मेगावाट का निर्माण किया गया, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया। ये मांगदेछू जल विद्युत परियोजना UPPCS में पूछा भी जा चुका है। भूटान में भारत भूटान सहयोग के माध्यम से विकसित अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं पुनात सांगछू 1 जल विद्युत परियोजना, पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना, खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना, चुखा जल विद्युत परियोजना। उल्लेखनीय है कि भारत एवं भूटान के मध्य एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण भी प्रस्तावित है और यह रेल लिंक जो है कोकराझार असम को गेलेफू भूटान से जोड़ेगा। यह भारत और भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। कहाँ से कहाँ तक? कोकराझार से गेलेफू तक। कोकराझार असम में और गेलेफू भूटान। नेक्स्ट देखते हैं भारत और इटली। 2 से 3 मार्च के मध्य इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। उनके साथ इटली के उप प्रधानमंत्री, क्या नाम है? एंटोनियो तजानी। एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत की यात्रा पर आया था। एंटोनियो तजानी थे और उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत यात्रा पर उनके साथ आया। यह 5 वर्षों के अंतराल के बाद इटली के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अक्टूबर में
इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्यूसेप्पे कांटे ने भारत का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया है। अगर ये पूछ ले कि रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि कौन है, तो आप बता सकते हो कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी थी, जॉर्जिया मेलोनी। देखते हैं, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत और इटली के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत इटली संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया है। इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी अकादमिक स्तंभ के अंतर्गत इटली भारत प्रशांत सामुद्रिक पहल में शामिल। नेक्स्ट है प्रवासन एवं गतिशीलता पर आशय की घोषणा, भारत इटली स्टार्टअप ब्रिज की घोषणा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता एवं कोलकाता स्थित इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच में एमओयू जो है वो साइन हुए हैं। अब देख लेते हैं भारत और जर्मनी। तो भारत और जर्मनी के बीच में जो बातें हैं इम्पोर्टेंट, इसके चांसलर कौन है? ओल्फ सोल्ज। ये कब आए? 25 से 26 फरवरी के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। अपनी भारत यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने 26 फरवरी को बेंगलुरु का दौरा किया। वर्तमान भूमिका में यानी कि जर्मन चांसलर में जो श्री सोल्ज हैं, यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2012 में हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में वो भारत आए थे। साथ ही 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की जो है भारत की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर सहयोग में वृद्धि हेतु एक विजन वक्तव्य पर सहमति व्यक्त की है। अब देख लेते हैं आगे भारत और मिस्र। ये इम्पोर्टेंट है। 24 से 27 जनवरी के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। यह भारत की उनकी दूसरी राजकीय यात्रा थी। इससे पूर्व अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने और सितंबर 16 में राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 22-23 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। इस यात्रा के दौरान भारत मिस्र संबंधों को रणनीतिक भागीदारी तक उन्नत करने की घोषणा की गई, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। श्रद्धा यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 5 MOU पर सहमति बनी है जो निम्नवत हैं। देख लेते हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्र में, प्रसारण में सहयोग के क्षेत्र में। ये पांचों हैं, देख लीजिएगा। उल्लेखनीय है कि भारत को सितंबर 23 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। ब्राइट स्टार याद रखिएगा कहाँ का है? मिस्र का है। भारत बांग्लादेश देख लेते हैं। 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 8 सितंबर 2022 को अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी दौरा किया था। ये पूछ सकता है। यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और जल संसाधन मंत्रालय बांग्लादेश सरकार के बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली नदी कुशियारा नदी याद रखिएगा,
कुशियारा से पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि कुशियारा नदी बराक नदी की शाखा है जो असम से होकर के बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। श्रद्धा यात्रा के दौरान दोनों नेताओं द्वारा मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण भी किया गया है। मैत्री ऊर्जा संयंत्र उल्लेखनीय है कि मैत्री ऊर्जा संयंत्र 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्र है जो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है? 1320 मेगावाट। यह संयंत्र $2 बिलियन की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया, जिसमें $1.6 बिलियन की भारतीय विकास सहायता शामिल है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों द्वारा रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया। रूपसा रेल 5.13 किलोमीटर लंबा यह रेल पुल बांग्लादेश के मोंगला पत्तन को खुलना से जोड़ता है। मोंगला से खुलना, साथ ही यह पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल और गेडे में भारतीय सीमा तक भी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अब देख लेते हैं भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला कब रखी गई थी? सितंबर 18 में। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इसमें बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल को परिवहन करने की क्षमता है और यह पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक विस्तृत है और इस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 131.57 किलोमीटर। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण देखते हैं। टाइम 100 यानी कि 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 में 13 अप्रैल 23 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 23 में विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की गई है और यह इस सूची का 20वां संस्करण है। वर्ष 2023 की टाइम्स 100 सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की 6 श्रेणियां, जैसे कलाकार, प्रवर्तक, असाधारण व्यक्ति, नेता, आइकॉन तथा मार्गदर्शक के अंतर्गत रखा गया है। कलाकार श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सल्मा हायेक तथा अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर सहित 19 व्यक्ति शामिल हैं। प्रवर्तक के रूप में कौन है इसमें? किलियन एम्बापे, ये फ्रेंच के फुटबॉलर हैं, तथा ईगा स्विटजेक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। असाधारण व्यक्ति में देख लीजिए पद्म लक्ष्मी, यह भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका और अभिनेत्री, मॉडल और टेलीविज़न होस्ट हैं। इसके अतिरिक्त एलन मस्क और लियोन मेसी भी शामिल हैं। नेता के रूप में कुल 20 लोग शामिल हैं, जिनमें ओलेना जेलेंस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, बोला अहमद तिनुबू नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और जैनेट एलन अमेरिकी वित्त मंत्री आदि शामिल हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन है? ओलेना जेलेंस्का यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी है। चूँकि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, इसलिए से यह प्रासंगिक हो जाता है। आइकॉन श्रेणी यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारतीय अभिनेता शाहरुख खान शामिल हैं 15 लोगों में, और मार्गदर्शक में भारतीय फिल्म निर्देशक एस राजमौली शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। कौन से नंबर का? 31वां। राजनीतिक सैन्य संगठन है ये, जिसमें यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल हैं। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ नाटो की आधारशिला रखी गई थी। इस संधि को वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। देख लेते हैं 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम सदस्य बन गया है।
इससे पूर्व उत्तरी मैसेडोनिया 2020 में नाटो का 30वां सदस्य बना था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ज्ञातव्य है कि स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया है और निकट भविष्य में वह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन जाएगा। देख लेते हैं। ज्ञातव्य है कि 4 भागीदार देशों ने नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की है। ये देश कौन कौन से हैं? बोस्निया एवं हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन और यूक्रेन। ज्ञातव्य है कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 में नाटो की सदस्यता को प्राप्त करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पोलैंड को याद रखिए, मैसेडोनिया को याद रखिए, और अभी हाल फिलहाल में जो है फिनलैंड शामिल हुआ है, इसको याद रखिएगा, और स्वीडन शामिल होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट देखते हैं। वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई थी। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDFN का एक प्रकाशन है। इसमें गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित की गई और यह 11वां संस्करण है जो जारी किया गया है। रिपोर्ट में कुल 6 कारकों को जो है ध्यान रखा जाता है जिनके आधार पर इसे जारी किया गया। देख लेते हैं 6 कारक कौन कौन से हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक अवलंबन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार बोध। इस रिपोर्ट में कुल 137 देशों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में रैंकिंग हेतु 2020 से 2022 तक के अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल के डाटा का उपयोग किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में लगातार 6ठी बार फिनलैंड सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा। 5 देश देख लेते हैं जो सबसे अधिक प्रसन्न हैं। नंबर 1 पर है फिनलैंड, नंबर 2 पर है डेनमार्क, 3 पर है आइसलैंड, चौथे पे है इजराइल और 5वें पर है नीदरलैंड। और सबसे कम प्रसन्न देश कौन से हैं? अफगानिस्तान, लेबनान, सियरा लियोन, जिम्बाब्वे और कांगो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां। उल्लेखनीय है कि 2022 में भारत को 136वां स्थान मिला था, यानी कि 10 अंक का सुधार हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल हैं। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 महानतम स्थल की सूची जारी की थी। तो इस सूची में भारत के 2 स्थलों या केंद्र शासित प्रदेश जैसे लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को शामिल किया है। ये 50 स्थल 2023 में घूमने के लिए विश्व के श्रेष्ठ स्थल हैं। स्मरण तथ्य देखते हैं। मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाऊ जो है एक डांस फॉर्म है। छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में पहला डार्क स्काई अभयारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार देंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक देख लेते हैं।
14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के 10वें संस्करण को जारी किया गया है। कौन जारी किया है? IEP ने। और यह संस्करण कौन सा है? 10वां है। संस्करण पूछे जाते हैं इसलिए एक बार जरूर देख लें। यह सूचकांक विश्व के 163 देशों, वैश्विक जनसंख्या का करीब 99.7% में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण करता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार 2022 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 6,701 दर्ज की गई थी। उपयुक्त आंकड़ा वर्ष 2021 की तुलना में 9% की गिरावट को दर्शाता है। वर्ष 2022 में आतंकी हमलों की संख्या वर्ष 2021 के 5,463 से 28% की गिरावट के साथ 3,955 दर्ज की गई, जबकि 2021 की भांति वर्ष 2022 में भी इस्लामिक स्टेट लगभग 410 आतंकवादी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह बना हुआ है। तो अगर सबसे घातक आतंकी समूह पूछे तो कौन है? यही इस्लामिक स्टेट। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 5 देश जो हैं वो देख लेते हैं। अफगानिस्तान नंबर 1 पर है, 2 पर है बुर्किना फासो, 3 पर है सोमालिया, 4 पे है माली और 5 पर है सीरिया। आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स देशों का स्थान देख लेते हैं। ब्राज़ील 85वें स्थान पे, रूस 45वें स्थान पे और भारत 13वें स्थान पे और चीन जो है वो 93वें स्थान पे। तो भारत की स्थिति जो है वो चिंताजनक है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022। 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहते हैं, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। वर्ष 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में वर्ष 2013-17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी है। सबसे अधिक कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त रूप से ये पांचों देश 2018 से 22 के प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात का 76% निर्यात के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2018 से 22 में विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका का जो शस्त्र निर्यात है वो सकल विश्व का 40% है, जो कि वर्ष 13 से 17 की तुलना में 14% अधिक है। अब आयातक देश देख लेते हैं 18 से 22 की अवधि में। तो नंबर 1 पर कौन है? भारत, 2 पर है सऊदी अरब, 3 पर है कतर, 4 पर है ऑस्ट्रेलिया और 5वें स्थान पर चीन है। यानी कि 18 से 22 के बीच अगर पूछेगा तो भारत को पहला स्थान मिला है आयातक के रूप में। देख लीजिए कि भारत जो है विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। यद्यपि 2013 से 17 के मुकाबले में 2018 से 22 में भारत की कुल आयात में 11% की कमी दर्ज की गई है। और भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन है 2018 से 22 के मध्य में? रूस है। भारत की कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी कितनी है? करीब 45%। 18 से 22 के दौरान भारत को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों में फ्रांस जहां दूसरे स्थान पर है, वहीं अमेरिका तीसरे स्थान पर। वर्ष 2017 से 21 के मध्य भारत जहां शीर्ष 25 शस्त्र निर्यातकों में शामिल था, वहीं 2018 और 18 से 22 में भारत इस सूची से बाहर है। रूस, फ्रांस एवं इजराइल द्वारा किए गए शस्त्र निर्यात के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में भारत शीर्ष स्थान पर है। कहाँ कहाँ के? रूस, फ्रांस और इजराइल।
आइए ऑस्कर पुरस्कार देख लेते हैं। तो यह ऑस्कर पुरस्कार कौन सा है? 95 है, 95। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यह वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों एवं तकनीशियनों के लिए सर्वोत्कृष्ट फिल्म पुरस्कार है और प्रथम ऑस्कर पुरस्कार का वितरण 16 मई 1929 को द हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल कैलिफोर्निया में किया गया था। यह जानकारी के लिए है, यह तो फिलहाल नहीं पूछेगा। देख लेते हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यंग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के वर्तमान अध्यक्ष हैं और अकेडमी का मुख्यालय बेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 12 मार्च 23 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में 95 अकादमी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। इसमें नामांकन एक फिल्म को सबसे ज़्यादा मिला था, वो कौन सा है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसको 11 नामांकन मिले हैं। डेनियल कॉन और डेनियल स्किनर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मतलब 11 नामांकन मिले थे और 11 में से 7 पुरस्कार इसे मिले हैं। मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछता है तो क्या नाम है उसका? मल्टीवर्स। फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। मल्टीवर्स नहीं, कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह बोलते हैं, इस पर आधारित है और यह ये क्या? कॉमेडी ड्रामा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह पहली एशियाई महिला है, इसलिए इसे इम्पॉर्टेंट है। इस फिल्म के जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं डेनियल कॉन और डेनियल स्किनर्ट हैं, उन्होंने यह पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। और ये वहाँ की जो है अभिनेत्री कौन है? वह मिशेल योह हैं। यह पहली एशियाई महिला है। अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द व्हेल में अभिनय हेतु ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है। ब्रेंडन फ्रेजर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? मिशेल योह। इसके अतिरिक्त ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ विजेता देख लेते हैं। अन्य विजेता तो इसे नहीं पूछेगा क्योंकि या तो एक्टर एक्ट्रेस पूछ लेता है, डायरेक्टर पूछ लेता है, मूवी का नाम पूछ लेता है। इसके अतिरिक्त हम लोग इसमें चूँकि भारत की एक जो है डॉक्यूमेंट्री गई है तो उसे हम ज़रूर देख लेते हैं, शायद पूछा जाए। भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा जब कार्तिकी गोंसाल्वेस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ऑस्कर के लिए चुना गया। उस फिल्म का नाम याद रखिएगा, द एलिफेंट विस्पर्स। इसकी भाषा कौन सी है? तमिल है। निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्वेस और निर्माता गुनीत मोंगा। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार जो है वह प्राप्त हुआ है। सिख एंटरटेनमेंट। ध्यातव्य है कि द एलिफेंट विस्पर्स की कहानी एक ऐसे आदिवासी जोड़े बोम्मन और बेल्ली की है जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व में रहने वाले हाथी के एक अनाथ बच्चे रघु को गोद लेते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व देख लीजिए, आदिवासी जोड़े बोम्मन और बेल्ली। ये भी ध्यान रखना है ना कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है बस वही पढ़ा जाए, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो इसको आप भी ज़रूर ध्यान रखें। हम पहले से कह रहे हैं कि इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि क्या नहीं पढ़ना है।
भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया जब एस राजमौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है? MM कीरावानी। और गीतकार कौन है? चंद्र बोस। इस गीत के गायक राहुल सिपलीगंज एवं काल भैरव हैं। नाटू नाटू किसी भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत है। फिल्माया किस पर गया है? जानते ही हैं, अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR। उल्लेखनीय है कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू विजेता घोषित किया गया था। चूंकि गोल्ड ग्लोब अवार्ड है, हो सकता है पूछ ले, इसलिए से ध्यान रखिएगा। भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट अंतिम 5 फिल्मों में शामिल रही, लेकिन यह ऑस्कर पुरस्कार जीतने से चूक गई। ये सब पूछे शायद ही लगता है, लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी की प्रतिस्पर्धा हेतु पैन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती भाषा की फिल्म जो है छेल्लो सो, इसे भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है छेल्लो सो। हालांकि जो है यह चयनित नहीं हुई थी, लेकिन भारत की तरफ से आधिकारिक जो प्रविष्टि गई थी वो छेल्लो सो ही थी। एक चीज़ और देख लेते हैं। सबको पता होगा कि 95 ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ता या उद्घोषक में शामिल थीं। और इससे पहले कौन कौन रह चुका है, कौन अभिनेत्रियां रही हैं जो भारतीय हैं? तो पहली भारतीय अभिनेत्री थी परसिस खम्बाटा, और दूसरी भारतीय अभिनेत्री जो 2016 में गई थी वो कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। इस प्रकार से दीपिका पादुकोण तीसरी हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, याद रखिएगा यह गैर सरकारी संगठन है, लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित जो है, कहाँ पर है ये? लंदन में है। यह लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि और मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। अब इसमें जो है स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 27 फरवरी 23 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया। यह संस्करण कौन सा है? 16वां। विश्व समृद्धि सूचकांक में 8 क्षेत्रों के 167 देशों को यह रैंक दी गई है। संस्करण 16वां है और क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं, उसका आधा। देश कितने हैं? 167। 167 देश विश्व की 99.4% आबादी को समाहित करते हैं। और समृद्धि सूचकांक 3 कार्य क्षेत्रों, 12 स्तंभों, 67 तत्वों और 300 संकेतकों पर आधारित है। इसमें इंपॉर्टेंट ये 3 कार्य क्षेत्र और 12 स्तंभ हैं। अब ये जो 12 स्तंभ हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रक्षा एवं सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासन, सामाजिक पूंजी, निवेश परिवेश, उद्यम स्थिति, अवसंरचना एवं बाजार पहुंच, आर्थिक गुणवत्ता, रहन सहन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण। 12 सूचकांक हैं, इनका नाम नहीं पूछेगा, नंबर्स पूछ सकता है कि कितने स्तंभ हैं। और ये देख लेते हैं कि इसमें शीर्ष देश कौन सा है और अंतिम स्थान पे कौन सा देश है। तो शीर्ष पे डेनमार्क है 2023 में। डेनमार्क पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे, फिनलैंड चौथे और स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर है। और लेगाटम समृद्धि सूचकांक में भारत को कितना स्थान मिला? 103वां स्थान मिला है, जबकि 2002 में 100वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो 3 अंक की गिरावट हुई है। इस सूचकांक में 2023 में पश्चिमी यूरोप जो है वह विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र है। पश्चिमी यूरोप, इसकी जगह अमेरिका देख सकता है और सवाल बना सकता है, तो याद रखिएगा कि पश्चिमी यूरोप। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी स्थित विचार मंच, इस विचार मंच का नाम क्या है, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक एवं गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है। इनका विवरण देख लेते हैं। पहला है विधि नियम, संपत्ति का अधिकार, सरकारी सत्यनिष्ठा, न्यायिक प्रभावशीलता। दूसरा है सरकार का आकार, जैसे सरकारी खर्च, कर का बोझ, राजकोषीय स्थिति। तीसरा है नियामक दक्षता, व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता और मौद्रिक स्वतंत्रता। चौथा है खुले बाजार, इसमें व्यापार स्वतंत्रता, निवेश स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता है। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। स्मरणीय तथ्य है 27 फरवरी 23 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया है। यह सूचकांक का 29वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों और स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। 4 देशों यथा सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड तथा ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से देश हैं? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान। इन्हें जरूर याद रखिएगा। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत, ब्राजील और रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएं इसी श्रेणी में शामिल हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में मतलब 2023 में भारत को स्थान कौन सा मिला? 131वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, इसमें यह शामिल हुआ है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में भारत शामिल। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है और इस पहल की शुरुआत ग्लासगो यूके में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में के दौरान नवंबर 21 में हुई थी। AIM4C 5 वर्षों यानी कि 2021 से 25 के मध्य जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना है। इसके मुख्य तथ्य देख लेते हैं। 22 फरवरी 2023 को भारत एक आशय पत्र पर हस्ताक्षरित करके AIM4C में शामिल हो गया है। इसका क्या है मतलब? एम फॉर क्लाइमेट या एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AIM4C में शामिल हुआ है या AIM4C में शामिल हुआ है। I2U2 के देश कौन कौन से हैं जरूर देख लीजिएगा। वर्तमान में AIM4C के कितने सदस्य हैं? 47 और वैश्विक स्तर पर 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। उल्लेखनीय है कि 8 से 10 मई के मध्य AIM फॉर क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? ये याद रखिए, वाशिंगटन DC में 8 से 10 मई के मध्य। इसमें यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों पर आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया है। 50 संकेतक हैं और 55 देश हैं। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। फरवरी 23 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी किया गया है और यह 11वां संस्करण है।
इस सूचकांक में 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90% से अधिक योगदान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 3 देश देखते हैं जो शीर्ष पे हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और अंतिम स्थान पे कौन से देश हैं ये भी देख लीजिए। वेनेजुएला, रूस और अल्जीरिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है। भारत 42वें स्थान पर। इस सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब देख लेते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। यह पूछता भी है। वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसका सचिवालय कहाँ है? बर्लिन में, द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों और क्षेत्रों को वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षणों और विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर विश्व के 180 देश और क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग दी गई। इस सूचकांक में 0 से 100 अंकों तक विस्तारित पैमाने का प्रयोग किया गया है, जहां 0 का अर्थ होता है सर्वाधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ होता है सर्वाधिक ईमानदार। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया है। यह 28वां संस्करण है। सूचकांक में डेनमार्क का स्कोर जो है 90 है, शीर्ष स्थान पर है, जबकि सोमालिया का स्कोर 12 है, सबसे निचले स्थान पर है। पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। अंतिम देख लेते हैं सोमालिया, सीरिया और सूडान। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत जो है 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है। ध्यातव्य है कि 2021 के सूचकांक में भी भारत 40 अंक के साथ 85वें स्थान पर ही बना हुआ था, इसलिए से इसकी रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है। ब्रिक्स देशों में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका 72वें, ब्राज़ील 94, रूस 137वें, चीन 65वें स्थान पर है। भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष। वासेनार व्यवस्था एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। वासेनार नाम द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया है, और जहां यह समझौता 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत 1996 से शुरू हुई और इसका सचिवालय कहाँ है? वियना में। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं। वर्ष 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं। चीन इस व्यवस्था में शामिल नहीं है या इस व्यवस्था का सदस्य वह नहीं है। 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वासेनार की अध्यक्षता ग्रहण की है। कब? 1 जनवरी 2023 को। ज्ञातव्य है कि 30 नवंबर से 1 दिसंबर 22 के मध्य वियना में वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्व बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ही भारत को वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। भारत ने आयरलैंड से वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। किससे लिया है ये जान लीजिए। आयरलैंड से। इसका कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष का होगा, तो यह इम्पोर्टेंट है। अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं हैं, ऐसे जान लीजिए, कभी कभी विविध में पूछ सकता है। जूम कर देते हैं। जांगर समिति, इसे एनपीटी निर्यातक समिति के नाम से जाना जाता है। 39 सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। एनएसजी, यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 74 में। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं?
48। ऑस्ट्रेलिया समूह, यह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसकी स्थापना 85 में की गई। वर्ष 18 में भारत इस समूह का सदस्य बना है और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 43। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। 2016 में भारत इस समूह का सदस्य बना और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 35 है। आइए देखते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक। जितने भी सूचकांक हैं आप एक जगह लिख लीजिएगा, उनके संस्करण लिख लीजिए, भारत का स्थान लिख लीजिए और किसे जो है श्रेष्ठ स्थान मिला है यह भी लिख लीजिए, क्योंकि जब आप लिख के पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। क्योंकि सूचकांक बहुत सारे हैं और भूलता है, इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। करंट का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के तहत वैयक्तिक, नागरिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। जनवरी 23 में वाशिंगटन डीसी स्थित कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI 2022 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का 8वां वार्षिक संस्करण है। अब देख लेते हैं कि HFI 2022 में वर्ष 2020 में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों को शामिल किया गया है। अब ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो 2022 है, इसमें 3 देश हैं। पहली रैंक किसे दी गई है? स्विट्जरलैंड को, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा जो है वो एस्टोनिया। है। अब ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 10 शीर्ष दक्षिण एशियाई देश देख लेते हैं। इसमें सिंगापुर को पहली रैंकिंग मिली है और ओवरऑल 44 है। तिमोर लेस्ते को दूसरा, वैश्विक रैंक इसकी 65 है। मलेशिया को तीसरा, वैश्विक रैंक 82 है। नेपाल की चौथी और वैश्विक रैंक 84 है। इंडोनेशिया की 85 है और क्षेत्रीय रैंक कितनी है? 5। भूटान की 6 है और वैश्विक 86 है। फिलीपींस की 7 है, वैश्विक 103 है। थाईलैंड की 8 है, वैश्विक 104 है। श्रीलंका का 9 और वैश्विक 110 है। श्रीलंका का 110 है और वहीं भारत का 10 और वैश्विक 112 है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जब भी पूछेगा तो भारत का स्थान कौन सा आएगा? 112वां, और अगर दक्षिण एशिया में पूछेगा तो 10वां। नेक्स्ट है ईरान कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन आयोग से बाहर हो गया। महिलाओं की स्थिति पर यह आयोग है। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। संयुक्त राष्ट्र के 45 राष्ट्र सदस्य किसी एक समय पर इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और 45 सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता है, जिसका चुनाव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण के आधार पर किया जाता है। सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, 4 वर्ष की अवधि के लिए। भारत जो है इसका सदस्य है और इसकी कार्यकाल अवधि कितनी है? 2025 है। भारत की कार्यकाल अवधि 2025 है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 14 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने ईरान को शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है और ईरान का कार्यकाल कितना था? 2022 से 26 तक प्रस्तावित था, लेकिन तत्काल प्रभाव से इन्हें बाहर किया गया है। इसका कारण क्या है ये देख लेते हैं। एक सेकंड। सितंबर 2022 में 22 वर्षीय एक ईरानी महिला हैं महसा अमीनी को मेरलिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। उनके सरकारी मानकों के अनुरूप उन्होंने हिजाब नहीं पहना था। हिरासत में उन्हें पीटा गया, फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी।
और इस घटना के फलस्वरूप ईरान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और इन्हीं प्रदर्शन के कारण, क्रूर कार्यवाही के कारण ईरान को जो है CSW से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और भारत ने जो है ईरान के खिलाफ वोट नहीं किया था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। 2013 से प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है, IMD। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। इसकी स्मरणीयता से देख लीजिए। 8 दिसंबर 22 को IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 जारी की गई और यह 9वां संस्करण था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 में प्रति व्यक्ति मध्यम एवं उच्च आय वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। नंबर 1 पर कौन है? स्विट्जरलैंड। नंबर 2 पर स्वीडन और नंबर 3 पर आइसलैंड है। लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित एवं बनाए रखने में 63 देशों में स्विट्जरलैंड ने प्रथम स्थान बनाया है। इस सूचकांक में सम्मिलित 63 देशों की सूची में भारत को 52वां स्थान मिला है और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि भारत को 12वां स्थान मिला है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर देख लेते हैं। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका की जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना को वर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मई 2019 में यूक्रेन के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे एक हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक के रूप में सक्रिय थे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। मार्च 22 में उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लॉयन से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। जुलाई 22 में पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों के एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने फेदर स्टार के जीवाश्म का नामकरण जो है वो वोलोदिमिर जेलेंस्की के नाम पर करने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि फेदर स्टार समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है। दिसंबर 22 में फाइनेंशियल टाइम्स ने भी वोलोदिमिर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके अन्य विजेता हैं, देख लेते हैं एक बार। देख चुके हैं हीरोज ऑफ द ईयर द वीमेन ऑफ ईरान, इंटरनेट ऑफ द ईयर ब्लैक पिंक दक्षिण कोरियाई पॉप हैं, एथलीट ऑफ द ईयर एरोन जज हैं, आइकॉन ऑफ द ईयर मिशेल यो हैं और भारत के शाहरुख खान, इनोवेटर्स ऑफ द ईयर ग्रेगोरी रॉबिन्सन जेब वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम और ब्रेकथ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिकी गायटन। इसमें इम्पॉर्टेंट है केवल यूक्रेन के राष्ट्रपति देख लीजिएगा और यूक्रेन की भावना स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। फोर्ब्स की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। दिसंबर 22 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है और यह 19वां संस्करण है। स्मरणीय तथ्य है कि सूची में यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन यह शीर्ष पर हैं, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्डे दूसरे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं वह कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। यूएसए की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा 33 वर्षीय शक्तिशाली महिला हैं। वहीं यूएसए की ही नैन्सी पेलोसी सबसे उम्र दराज 82 वर्ष की शक्तिशाली महिला हैं।
तो सबसे कम उम्र की हैं टेलर स्विफ्ट और सबसे अधिक उम्र की कौन है? नैन्सी पेलोसी। वर्ष 2022 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी को भी पहली बार शामिल किया गया है। यह इटली की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। इन्हें समग्र रूप से 7वां स्थान मिला है। इस सूची में 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है, उनको देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष भी सूची में 36वें स्थान पर रहीं। लगातार चौथी बार उन्होंने अपनी जगह बनाई है। इसके पहले 2021 में 37वें पे, 20 में 41वें पे और 19 में 34वें स्थान पर थीं। एससीएल की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा 53वें स्थान पर, सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच 54वें स्थान पर, सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल 67वें स्थान पर और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार 77वें स्थान पर और नायका की संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर हैं। तो भारत की कितनी महिलाएं हैं? 6 हैं। 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 बीबीसी ने भी जारी की। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा विश्व की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। इस वर्ष के संस्करण की थीम क्या है? प्रोग्रेस, प्रगति, और इस सूची का यह 10वां संस्करण है। सूची में उन महिलाओं को संदर्भित किया जिन्होंने हाल के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। इस वर्ष 4 भारतीय महिलाएं हैं, उनको देख लीजिए। प्रियंका चोपड़ा, सिरिसा बांदला, स्नेहा जावले और गीतांजलि। नेक्स्ट है, देखते हैं वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 EIU। दिसंबर 22 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग नामक रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है जो EIU द्वारा संचालित किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जून और दिसंबर माह में जारी किया जाता है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 172 शहरों को जो है रैंकिंग प्रदान की गई है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। EIU के सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में सिंगापुर और न्यूयॉर्क को विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में चुना गया। न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं दमिश्क सीरिया का विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। 2022 में विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में उच्चतम मुद्रास्फीति दर काराकस वेनेजुएला में 132% दर्ज की गई है। भारत का देख लेते हैं। बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद। नेक्स्ट देखते हैं, भारत गापी का अध्यक्ष बना है। GPAI कृत्रिम बौद्धिकता, बुद्धिमत्ता एवं बौद्धिक साझेदारी, वैश्विक साझेदारी, ग्लोबल पार्टनरशिप एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। वह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। GPAI को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था और GPAI का जो सचिवालय है, इसकी जो स्थापना है पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में की गई थी। इसमें 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिनमें 14 देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम एवं अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। इसमें इम्पोर्टेंट भारत है। कथन के रूप में दे सकता है कि GPAI का जो सदस्य संस्थापक देश है वो भारत था। तो जब आपको पता होगा तो आप लगा पाएंगे इसे। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 29 है। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहयोग विकास संगठन इसमें पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है और वहीं 2020 में यूनेस्को ने भी पर्यवेक्षक के रूप में
भूमिका निभाई थी या शामिल हुआ था। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 21-22 नवंबर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक साझेदारी का तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो, जापान में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत ने अगले वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए GPEI परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। और भारत ने अध्यक्षता किससे ली है? फ्रांस से ली है। GPEI परिषद एक मंत्रिस्तरीय निकाय है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। इसके जो सम्मेलन हुए हैं वो देख लेते हैं। GPEI के सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? 3 से 4 दिसंबर कनाडा के मॉन्ट्रियल में। दूसरा हुआ है 11 से 12 नवंबर पेरिस में। और तीसरा कहाँ हुआ? 21 से 22 नवंबर टोक्यो में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है और इस सूचकांक में 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस सूचकांक में 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देश के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया गया। 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर का 40%, नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर का 20%, ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर का 20% और जलवायु नीति कुल स्कोर का 20%। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 जारी किया गया और यह 18वां संस्करण है। CCPI 2023 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सके हैं। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। कोई भी देश वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है, अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई। डेनमार्क ने CCPI 2023 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में समग्र रूप से 4था स्थान हासिल किया है और ईरान इसमें अंतिम स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष देश देख लीजिए। डेनमार्क, स्वीडन, चिली, मोरक्को और 8वें नंबर पर भारत है। ब्रिक्स देशों की स्थिति देख लीजिए। 8वें पर भारत, ब्राज़ील 38 पर, चीन 51, दक्षिण अफ्रीका 44 और रूस 59। तो सबसे अच्छी स्थिति में कौन है? भारत। वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत 10वें स्थान पर था, जबकि अब की बार इसने सुधार किया है और इसे 8वां स्थान मिला है। स्कोर कितना है? 67.35। इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का जो प्रदर्शन है वो देख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में उच्च रेटिंग मिली है, नवीकरणीय ऊर्जा में मध्यम है, ऊर्जा उपयोग में उच्च रेटिंग और जलवायु नीति में मध्यम। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के बारे में देख लेते हैं कि 3 नवंबर 2022 को इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टलॉन्स इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया गया है। यह सूचकांक का 9वां संस्करण है और इसकी थीम क्या है? द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्राफ्टिंग टुवर्ड्स इंक्रीज टैलेंट या इनइक्वलिटीज। द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्राफ्टिंग टुवर्ड इंक्रीज टैलेंट इनइक्वलिटीज, ये इसका शीर्षक है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में कुल 133 देश शामिल किए गए थे। इसके साथ ही प्रस्तुत वैश्विक शहर प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक
में कुल 175 शहरों को शामिल किया गया है। अब ग्लोबल सिटी टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है, इसमें प्रथम 5 स्थान किसे मिला है ये देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन स्थित हैं। जबकि अंतिम 5 स्थानों पर चाड, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इथियोपिया और अंगोला तथा माली हैं। तो जब देश पूछेगा, ये सिटी नहीं, देश जब पूछेगा तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन है। भारत की स्थिति समग्र रूप से कितनी है? 101। क्षेत्रीय रैंक इसकी कितनी है? 4 है और इसे निम्न मध्यम आय में रखा गया है और क्षेत्र मध्य और दक्षिणी एशिया के बीच में। GCTCI 2022 में भारत के 8 शहरों को स्थान मिला है। ये शहर कौन कौन से हैं? ये सिटी वाले हैं। इसमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और सूरत है। तो बेंगलुरु को 125वां स्थान है, मुंबई को 135वां, चेन्नई 142 स्थान पे, पुणे 146, हैदराबाद 147, दिल्ली 159, कोलकाता 162 और सूरत 169। जबकि ग्लोबल सिटी टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को शीर्ष स्थान मिला है और ढाका को अंतिम स्थान मिला है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ऐसे तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन देख लीजिए, यह 4 कारकों के आधार पर देशों में अंक प्रदान किया जाता है। ये कारक सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन और मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु क्षमता है। देश को 1 से 100 के बीच अंक प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 1 सबसे कम जोखिम और 100 सबसे उच्चतम जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। इस बार इसमें 194 देश शामिल किए गए थे और इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस द्वारा जारी किया गया है। इसे जारी करने वाला कौन है? ट्रेस। और देश इसमें कितने हैं? 194। सूचकांक के तहत समग्र स्कोर 4 के साथ नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, जबकि उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पर। और भारत का स्थान कितना है? 86वां। जबकि 2021 में भारत का स्थान कितना था? 82वां। तो 4 अंक की गिरावट देखी गई है। अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये 2008 से जारी किया जा रहा है। 2022 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण है। इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए, 26 अक्टूबर को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व के 140 देशों या क्षेत्राधिकारों में कानून के शासन का मूल्यांकन किया गया। सूचकांक में शामिल 3 देश जो हैं वो शीर्ष पे हैं। कौन कौन से? डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। सूचकांक में अफगानिस्तान 138वें, कंबोडिया 139वें और वेनेजुएला 140वें स्थान पर है। यह सबसे खराब प्रदर्शन वाले देश हैं। सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल का 69वां, श्रीलंका का 74वां स्थान और भारत का 77वां स्थान क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर और वैश्विक दृष्टि से 77वें स्थान पर है। इसके अतिरिक्त सूचकांक में शामिल 38 निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। हालांकि 2018 में इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन से स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया। तब से यह सूचकांक वेल्थ हंगर हेल्थ एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित होती है। किसकी? वेल्थ हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इसमें भूख सूचकांक 4 संकेतकों जैसे अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, बाल मृत्यु दर के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया गया है। इसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है और 100 सबसे खराब।
इस सूचकांक में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं। देख लेते हैं। 9.9 या उससे कम स्कोर निम्न है। 10.0 या 19.9 स्कोर मध्यम है। 20.0 से 34.9 स्कोर गंभीर है। 35 से 49 के बीच में भयावह है। और 50 या उससे अधिक स्कोर भूखमरी की चरम भयावह स्थिति को प्रदर्शित करता है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 13 अक्टूबर 22 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक का यह 17वां वार्षिक संस्करण था। 2022 की रिपोर्ट खाद्य प्रणालियां, रूपांतरण और स्थानीय प्रशासन विषय पर केंद्रित है। जीएचआई रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग अल्पपोषित थे। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक जीएचआई स्कोर 18.2 है, जो भूख की मध्यम प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2022 में विश्व में दक्षिण एशिया, जिसका जीएचआई स्कोर 27.4, इसमें भूखमरी का स्तर सर्वाधिक है। इसके बाद अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा है, इसका स्कोर 27 है और इसकी स्थिति चरम भयावह है। मतलब वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश है सोमालिया, जो चरम भयावह पे है। 5 देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर और यमन भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। जीएचआई 2022 के अनुसार मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक थी और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन मामले में यमन सर्वाधिक है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के दुबलापन में सर्वाधिक मामला कहाँ है? भारत में दर्ज किया गया। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सोमालिया में सर्वाधिक है। दो 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में विश्व के 121 देशों के जीएचआई स्कोर की गणना कर उन्हें रैंक प्रदान किया गया। वैश्विक सूचकांक 2022 में 17 ऐसे देश शामिल हैं जिनका स्कोर 5 से कम है और इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 17 रैंक तक सूचीबद्ध किया गया है। देख लेते हैं। कोस्टा रिका एवं यूएई संयुक्त रूप से इस सूचकांक में 18वें स्थान पर हैं। और ब्रिक्स देशों की स्थिति देख लीजिए। ब्राज़ील 20वें रैंक पे है। रूसी संघ को 28वीं रैंक दी गई। भारत 107वीं स्थिति में है और चीन 1 से 17 रैंक समूह में शामिल है। दक्षिण अफ्रीका 59। और अंतिम 5 देश कौन से हैं? यमन 121, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 120, मेडागास्कर 119, कांगो लोकतंत्रात्मक गणराज्य 118 और चाड 117। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 121 देशों में 107 है। स्पष्ट है कि जीएचआई 2022 में भारत का स्कोर यहाँ भूखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी क्यूएस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गौरतलब है कि यह 2009 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी किया है। 8 नवंबर 22 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया। इस रैंकिंग का यह 15वां संस्करण है और 760 संस्थानों को शामिल किया गया और सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन के हैं। शीर्ष विश्वविद्यालय देख लेते हैं। पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर है सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन। वर्ष 2023 की रैंकिंग में कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालय संस्थानों को भी शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय रैंक 1 और एशियाई रैंक 40 बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे और भारतीय रैंक 2 एशियाई रैंक 46 पर आईआईटी दिल्ली है।
भारतीय रैंक 3 IISc बेंगलुरु कर्नाटका, जबकि एशियाई रैंक 52 है। भारतीय रैंक 4 पर IIT मद्रास है और एशियाई रैंक 53 है। भारतीय रैंक 5 पर है IIT खड़गपुर और एशियाई रैंक 61 है। और IIT कानपुर उत्तर प्रदेश की भारतीय रैंक 6 है और एशियाई रैंक 66 है। कानपुर की रैंक जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश परीक्षा है इसलिए पूछ ले। और दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय रैंक 7 है और एशियाई 85 है। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग देख लेते हैं। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है और वर्ष 2023 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतकों पर यह आधारित है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की गई और इसमें 104 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 179 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है। कितने देश शामिल हैं इसमें? तो 104 देश शामिल हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 19 वर्षों के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह सबसे बड़ा संस्करण है। समग्र रैंकिंग में यूएसए के सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके बाद जापान के करीब 117 और यूके के 103 और चीन के 95 और भारत के कितने हैं? 75 हैं। रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान मिला है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि प्रथम स्थान किसे मिला? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर काबिज है। और चीन का सिंहुआ विश्वविद्यालय 16वीं रैंक और एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। आइए अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2022 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको पता है नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किया जा रहा है, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने 1968 में की थी। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1969 में। आइए अब इम्पोर्टेंट तथ्य देखते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है उनका नाम जान लेते हैं। बेन एस बर्नांके, द ब्रुकलिंस इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन DC, USA। डगलस W डायमंड, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, USA। फिलिप H डायबविक, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस, USA। तीनों USA के हैं, तीनों अर्थशास्त्री हैं और इन्हें जो है अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है। इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नोबेल शांति पुरस्कार देख लेते हैं किसे दिया गया। 7 अक्टूबर 22 को ओस्लो, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी द्वारा 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संगठन को दिया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे एलेस बियालित्स्की, ये कहाँ की हैं? बेलारूस की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और मेमोरियल
सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये दोनों संस्था हैं। मेमोरियल जो है एक मानवाधिकार संगठन है। और एलेस बियालियात्स्की कहाँ की हैं? बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। मेमोरियल के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में की गई थी। इसके संस्थापकों में 1975 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना गनुशकीना शामिल थी। यूक्रेन में मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में कीव में, यूक्रेन की राजधानी है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्थापना की गई है। तो यही तो संस्था हैं जिन्हें दिया गया है और व्यक्तिगत रूप से जो है वो बेलारूस के हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया देख लेते हैं। 6 अक्टूबर 22 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा 2022 हेतु साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को प्रदान किया गया है। पूछा जा सकता है कि यह किस देश की हैं, तो आप बता सकते हो कि ये फ्रांसीसी हैं। नाम क्या है? एनी अर्नो। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली फ्रांसीसी महिला हैं, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला हैं। इनकी और किताबें मन हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिलहाल जिसके लिए मिला है वो इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि समग्र इस पे दिया गया होगा। समग्र रचना में इनका वैसे प्रथम उपन्यास जो है वो लार्स आर्मोराइज वाइट से, जो अंग्रेजी में 1990 में क्लीन आउट नाम से प्रकाशित था और 74 में प्रकाशित हुआ। अन्य उपन्यास अ मैन्स प्लेस, अ वीमेन्स स्टोरी, द ईयर्स। अब रसायन विज्ञान का नोबेल देख लेते हैं। 2022 किसे दिया गया है? 5 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन तथा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। उनका नाम देख लीजिए। कैरोलिन आर बर्टोजी, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं। मोर्टन मेल्डन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क। के बैरी शार्पलेस, स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। बैरी शार्पलेस एवं मोर्टन मेल्डन ने रसायन विज्ञान के एक नए कार्यात्मक रूप क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी थी, और कैरोलिन बर्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाया और जीवित जीवधारियों पर इसका प्रयोग आरंभ किया था। तो इनका नाम याद रखिएगा कि कौन कौन से हैं। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर है जब बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इससे पहले इन्हें वर्ष 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल प्राप्त हो चुका है। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को 2 बार जीतने वाले ये दूसरे वैज्ञानिक हैं। उल्लेखनीय है कि फ्रेडरिक सेंगर रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को 2 बार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्या नाम था? फ्रेडरिक सेंगर। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। अब भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2022 का भौतिक विज्ञान का नोबेल दिया गया है, और 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें यह दिया गया। इनका नाम देख लीजिए। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लॉजर अमेरिका के हैं, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटॉनों पर किए गए प्रयोग, बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए किया गया है। क्वांटम सूचना विज्ञान से रिलेटेड है। अब चिकित्सा का देख लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल 3 अक्टूबर को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा, ये भी स्वीडन द्वारा है, 2022 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार इस वर्ष स्वीडन के ही स्वांते पाबो को प्रदान किया गया। स्वांते पाबो
इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त मानवनुमा आदिमानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे 3 स्टार लगाएंगे। इन्हें निएंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन किया। इन्होंने निएंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन किया जो वर्तमान समय के मनुष्यों के विलुप्त पूर्वज या संबंधी हैं। इन्होंने पूर्व में अज्ञात देनिसोवा नामक मानवनुमा प्रजाति की खोज भी की थी। पाबो की महत्वपूर्ण खोजों में विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया जिसे पेलियोजीनोमिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नोबेल पुरस्कार भी देख लिए। अब अगला टॉपिक है, म्यांमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है। वर्ष 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसमें 39 सदस्य हैं जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इंडोनेशिया जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य देश है और 14 फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। अक्टूबर 22 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता किसने की है? सिंगापुर के टी राजा कुमार ने की है। इस बैठक में म्यांमार को FATF की ब्लैक सूची में शामिल किया गया। किसको? म्यांमार को। उल्लेखनीय है कि म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ब्लैक सूची में शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि ब्लैक सूची को आधिकारिक रूप से हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू ऑल कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया। वहीं ये इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान और निकारागुआ को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ष 2007 से वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इस सूचकांक का प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा किया जाता है। WIPO द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी में किया गया। साथ ही इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों यथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ब्राज़ीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इकोपेट्रोल कोलंबिया तथा टर्किश एक्सपोर्ट असेंबली की सहयोग भूमिका रही है। इतने सारे लोगों की भूमिकाएं नहीं पूछेगा। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए, 29 सितंबर को वैश्विक नवाचार सूचकांक का 15वां संस्करण प्रकाशित किया गया है और इस संस्करण का शीर्षक क्या है? नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग दी गई है। 22 में स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था में शामिल रहा। चीन को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है जो कि शीर्ष 30 देशों में शामिल एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 5 अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उन्हें देख लेते हैं। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम और 5वें पर नीदरलैंड है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने 36.6 स्कोर के साथ 40वीं रैंक प्राप्त की है। वहीं 2021 में ये 46वें स्थान पर था। अभी तक की भारत की यह सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। उल्लेखनीय है कि तुर्की का 37वां स्थान तथा भारत 40वें स्थान पर शामिल हुआ है। साथ ही भारत निम्न मध्यम आय समूह वाले देशों में तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में भी शीर्ष स्थान पर है।
एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि वर्ष 2022 में पहली बार इंडोनेशिया का 75वां है, उज्बेकिस्तान का 82वां और पाकिस्तान का 87वां स्थान को इनोवेशन अचीवर का दर्जा हासिल हुआ है। किसे किसे? इंडोनेशिया को, उज्बेकिस्तान को और पाकिस्तान को। वैश्विक नवाचार सूचकांक के तहत 2022 में विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स की भी घोषणा की गई है। वर्ष 2022 में टोक्यो योकोहामा विश्व का शीर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है। विश्व के 10 शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स भारत के 4 शहरों बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नई शामिल हैं। शीर्ष 100 में भारत के कितने शहर हैं? 4 शहर हैं। अब देख लेते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक विकसित एवं विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने वाला एक प्रमुख साधन है। यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एवं निर्मित तथा कार्टेवा एग्रीसाइंस द्वारा प्रायोजित किया गया है। इस सूचकांक को सबसे पहले 2012 में जारी किया गया था। इस सूचकांक के तहत 113 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन 4 प्रमुख स्तंभों पर किया जाता है। वे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। खाद्य सामर्थ्य है, खाद्य उपलब्धता है, गुणवत्ता और सुरक्षा है, स्थिरता और अनुकूलन है। स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। 20 सितंबर 22 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया। देश कितने हैं? 13। संस्करण कौन सा है? 11वां। देश 113 हैं और संस्करण 11वां है। शीर्ष स्थान पर वही फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे। भारत कौन से स्थान पर है? 68वें स्थान पर। और स्कोर कितना है? 58.9। 2021 में भारत कौन से स्थान पर था? 71वें स्थान पर। और एशिया प्रशांत क्षेत्र के 23 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 14वां है। खाद्य उपलब्धता स्तंभ में भारत का स्कोर सर्वाधिक है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 3 भारतीय शहर शामिल हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जूम कर लेते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा संगठनात्मक निकाय है जिसका वैश्विक अधिदेश जीवन पर्यंत अधिगम है। UIL हैम्बर्ग जर्मनी में स्थित है और स्थानीय सरकारों को जीवन पर्यंत अधिगम रणनीतियां विकसित करने में मदद करने के लिए UIL ने यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की स्थापना की थी और इसे 2012 में लॉन्च किया गया था। यूनेस्को GNLC एक अंतर्राष्ट्रीय नीति उन्मुख नेटवर्क है। इसमें विश्व भर के 76 देश और 294 शहर शामिल हैं जो एक दूसरे के बीच प्रेरणा, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हैं। ये सारे पॉइंट्स मेंस के हैं। बस ये देख लीजिएगा कि ये लॉन्च कब किया गया था और अभी हाल में कौन से शहर हैं भारत के जो इसमें शामिल हैं। तो देख लीजिए 2 सितंबर 22 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में 44 देशों के 77 शहर को शामिल करने की घोषणा की गई और इन 77 शहरों में 3 भारतीय शहर भी शामिल हैं। तीनों देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नीलाम्बुर, त्रिशूर और वारंगल, जिसमें से 2 केरल का है और 1 तेलंगाना का है। इस नेटवर्क में जगह बनाने वाले उपयुक्त भारतीय शहर देश के पहले प्रवेशकर्ता बन गए हैं, इसलिए से ये इम्पोर्टेंट है। तीनों शहर का नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिशूर यह केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी लोकप्रिय है। यह अपने आभूषण उद्योग, विशेष रूप से सोने के लिए भी जानी जाती है। नीलाम्बुर को सागौन का स्थल भी कहा जाता है। यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक पारिस्थितिक पर्यटन गंतव्य स्थल भी है। उल्लेखनीय है कि सामान्यतः यूनेस्को द्वारा 5 लाख एवं उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को ही GNLC में शामिल करने पर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि नीलाम्बुर GNLC में शामिल होने वाला ऐसा पहला नगर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। और वारंगल जो है वो तेलंगाना का शहर है। नेक्स्ट देखते हैं।
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। तो यही पूछता है कि इसको जारी कौन करता है और इसमें आयाम कितने हैं, तो वही 4 आयाम हैं। 4 आयाम कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण, ये चारों आयाम देख लीजिए, इसे पूछा जाता है। स्मरणीय तथ्य, 13 जुलाई 22 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर कितना है, 68.1% है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान स्थिति के अनुरूप विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। हालांकि सूचकांक में शामिल देशों में आइसलैंड ने न्यूनतम 90% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। तो पहले स्थान पर कौन है, आइसलैंड। लैंगिक अंतराल को समाप्त करने के संदर्भ में उत्तरी अमेरिका विश्व का अग्रणी क्षेत्र है। आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। तो कौन कौन से देश हैं ये देख लीजिए, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और कांगो लोकतांत्रिक है। भारत की स्थिति क्या है, भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है और भारत 2021 की तुलना में 5 स्थानों के सुधार के साथ 135वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके पहले कितना था, 140 स्थान पे था। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट देख लेते हैं 2022। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक सांख्यिकी प्रवृत्तियों और भावी संभावनाओं का व्यापक विवरण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन कब से किया जा रहा है, 1951 से। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए, 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और यह WPP श्रृंखला की 27वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 1950 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान 233 देशों अथवा क्षेत्रों के जनसंख्या संबंधी आकलनों को प्रस्तुत किया गया। साथ ही इस रिपोर्ट में 2100 की जनसंख्या का अनुमान शामिल है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर संभावित परिणामों की श्रृंखला को दर्शाता है। WPP 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब अनुमानित है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों के तहत वैश्विक जनसंख्या निम्नानुसार बढ़ सकती है। 2030 में 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4। वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में आधे से अधिक अनुमानित वृद्धि जिन 8 देशों में केंद्रित होना संभावित है वे कौन कौन से हैं, भारत, नाइजीरिया, मिस्र, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, फिलीपींस और संयुक्त गणराज्य तंजानिया। 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी, जो कम होकर के 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई है और 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर को घटाकर 2.1 जन्म प्रति महिला तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 2019 में जन्म के समय जो वर्ष 90 के बाद से लगभग 9 वर्षों की वृद्धि को दर्शाता है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, 72.8 वर्ष। पुनः 2050 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा बढ़कर 77.2 वर्ष होने का अनुमान है और 2021 में महिला और पुरुष जीवन प्रत्याशा कितनी है, 73.8 और 68.4। महिलाओं की 73 और पुरुषों की 68 है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का वैश्विक आबादी का हिस्सा 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है। 2050 तक विश्व भर में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की आबादी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी से दुगनी
से भी अधिक होने का अनुमान है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, देख लीजिए, चीन है, भारत है, अमेरिका है, इंडोनेशिया है और ब्राज़ील है। भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित। यूनेस्को द्वारा अपने सदस्य देशों को उनकी सांस्कृतिक विरासतों के प्रभावी संरक्षण हेतु उपायों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है। इन उपायों में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण हेतु अभिसमय का अंगीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में नई नीतियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अभिसमय को वर्ष 2003 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। इसके तथ्य देख लेते हैं। 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों की महासभा का 9वां सत्र आयोजित हुआ है। इस बैठक के दौरान भारत को वर्ष 2022 से 26 हेतु अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया। कब से कब तक के लिए? 2022 से 26 के लिए। यह भारत का इस समिति में तीसरा कार्यकाल है। पूर्व में भारत ने इस अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। पहला कार्यकाल 2006 से 10 तक था और दूसरा कार्यकाल 14 से 18 तक था। भारत की कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन कौन सी हैं, देख लीजिए। रामलीला, रामायण की परंपरागत प्रस्तुति, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, कुटियत्तम सांस्कृतिक नाट्यकला है, रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच है। नेक्स्ट है मुडियेट्टू, केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच है। कालबेलिया, खूब पूछा जाता है कालबेलिया, राजस्थान का लोकगीत और नृत्य है। छऊ नृत्य, पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी प्रचलित है। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ और संकीर्तन। मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन और नृत्य। ये सब जो है वो अमूर्त हैं सांस्कृतिक विरासत, इन्हें देख लीजिए। और हैं पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला। योग, नवरोज, 9 वर्ष के उत्सव का आयोजन, कुंभ मेला और कोलकाता की दुर्गा पूजा, इसे 2021 में सम्मिलित किया गया था। वैश्विक शांति सूचकांक 2022। वैश्विक शांति सूचकांक को सिडनी स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। सर्वप्रथम इस सूचकांक को 2007 में एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी स्टीव किल्लेलिया ने लॉन्च किया था। अब देख लेते हैं इसके स्मरणीय तथ्य। किसने लॉन्च किया, ये कभी नहीं पूछता है। 15 जून 2022 को जीपीआई के 16वें संस्करण को जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक में विश्व के 163 देश या क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। सूचकांक के अनुसार विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि पिछले 14 वर्षों में यह 11वां अवसर है जब वैश्विक शांति के स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है। जीपीआई 2022 के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 7 यूरोप के हैं। इसी के साथ यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। सद्यः सूचकांक के तहत विगत वर्ष के दौरान मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। जीपीआई 2022 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जबकि लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान विश्व का सबसे अशांत देश बना हुआ है। सबसे शांतिपूर्ण आइसलैंड है और सबसे अशांत देश अफगानिस्तान है। शांतिपूर्ण में देख लेते हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। और अशांत क्षेत्र में कौन कौन है? अफगानिस्तान है, यमन है, सीरिया है, रूस है और दक्षिणी सूडान है।
जीपीआई 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान मिला है। और वैश्विक स्तर पर 19वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका मुख्य उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी यानी निर्वाचित सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। जबकि जो शेष 10 हैं अस्थायी हैं, ये 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुने जाते हैं। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं। सुरक्षा परिषद की 10वीं अस्थायी सीटों का विवरण क्षेत्रीय आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे अफ्रीकियों एशियाई देश के लिए 5 सीटें हैं, पूर्वी यूरोपीय देश हेतु 1 सीट, लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियन देशों हेतु 2 सीट और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीट है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 9 जून 22 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु 5 नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। इन 5 सदस्यों का नाम जान लीजिए। जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष की अवधि हेतु 1 जनवरी 23 से प्रारंभ हुआ और 31 दिसंबर 2024 तक ये परिषद के सदस्य रहेंगे। यह प्रथम अवसर है जब मोजाम्बिक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता हेतु चुना गया है। 1 स्टार। गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुना गया है। तो 2 हैं मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। यूएनएससी में नवनिर्वाचित देशों ने भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको तथा नॉर्वे का स्थान लिया, जिनका 2 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 22 को समाप्त हुआ है। उपयुक्त देशों के अतिरिक्त वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अल्बानिया, ब्राज़ील, घाना, गैबोन और संयुक्त अरब अमीरात। कुल 10 होते हैं ना। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। 8 जून 22 को क्यूएस द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 23 जारी की गई और यह 19वां संस्करण था। इसमें 1422 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। इसके स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MIT अमेरिका लगातार 11वें वर्ष शीर्ष पे है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 23 में शामिल सर्वाधिक विश्वविद्यालय कहाँ के हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। और एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर है। वैसे समग्र रूप से 11वां है, लेकिन एशिया में यह शीर्ष पे है। क्यूएस रैंकिंग देख लेते हैं। MIT संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पे, स्टैनफोर्ड तीसरे। अच्छा, कैम्ब्रिज कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम का। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम और हार्वर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कुल 41 संस्थान शामिल हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में समग्र रूप से 155वां स्थान मिला है और भारत का यह शीर्ष स्थान है। देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसकी रैंकिंग 155 है। IIT बॉम्बे की 172 और IIT दिल्ली की 174 है। और IIT कानपुर की जो है, IIT दिल्ली की 174 है, IIT मद्रास की 250 और IIT कानपुर की 264 है। इसमें शीर्ष पे कौन है ये पूछ सकता है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग, कुछ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग पूछता है, इसलिए से एक बार तो देख ही लीजिए कम से कम। 1 जून 2022 को यूके की पत्रिका जो है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई और इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए 13 प्रदर्शन संकेतकों का प्रयोग किया गया है।
इस वर्ष एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्र या देशों के 616 शिक्षण संस्थानों को रैंक दी गई है। जापान के सर्वाधिक हैं, 118 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। चीन के 97 और भारत के 71 विश्वविद्यालयों के साथ तीसरे स्थान पर है। सूची में फिलिस्तीन के किसी विश्वविद्यालय को पहली बार शामिल किया गया है। और 5 शीर्ष विश्वविद्यालय कौन से हैं ये देख लीजिए। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, हांगकांग विश्वविद्यालय हांगकांग और नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर। रैंकिंग 22 में शामिल 3 जो हैं भारतीय शिक्षण संस्थानों की सूची भी देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी मैसूर कर्नाटका और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण पंजाब। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से जो भी सूचकांक बचे हुए हैं इसे इस वीडियो में देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी देखेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसे यहीं तक रखते हैं। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए से आप खूब प्रैक्टिस सेट लगाइए, करंट के प्रैक्टिस सेट लगाइए और आयोग के पुराने पेपर ज़रूर लगाएं। थैंक यू सो मच।